ये एक डर और रहस्य से भरी हुई हॉरर थ्रिलर कहानी है जिसमें कुछ दोस्त खजाने की तलाश में एक बहुत साल पुराने बंगले के अंदर चले जाते हैं। अब पहले तो उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग जल्दी से खजाना ढूंढकर तुरंत ही वहां से निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। अजीब सी आवाज आने लगती है, हवा तेज चलने लगती है। उनमें से कुछ लोगों को तो उस बंगले में शैतान को बुलाने के लिए कुछ रिचुअल्स किए गए हैं ऐसे निशान मिलते हैं, और फिर उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके उनके ग्रुप में से एक एक लोग मारे जाने लगते हैं। अब क्या बचे हुए लोगों को खजाना मिलेगा या फिर सभी दोस्तों की इसी हॉरर ट्रैप में फंसकर मौत हो जाएगी? यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है जन्म नक्षत्रम। ये कहानी बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले भगवान हैं और उनके इस काम में अलौकिक शक्तियां उनकी मदद करती है। तो भगवान ने उसी में से लूसीफर नाम की एक शक्ति को बनाया, लेकिन इंसानों को देखकर लूसीफर खुश नहीं हुआ और उसने भगवान से ही दुश्मनी मोल ली। उसने अपना अलग साम्राज्य बनाया और वो एक शैतानी शक्ति बन गया। वो इंसानों की आत्माओं का इस्तेमाल अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए करने लगा। एक दिन अच्छाई की हार होगी और बुराई की जीत होगी, इसके लिए वो काम करने लगा, और इसी वजह से उसने अपनी एक शैतानी शक्ति को धरती पर भेज दिया। वो शैतानी शक्ति धरती पर आने के बाद क्या हुआ, यही हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में डायरी में कुछ लिख रही होती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर तेज हवा चलने लगती है। उसके टेबल पर जो लैंप रखा था वो फ्लिकरिंग करने लगता है, और ये बात रिया को थोड़ा अजीब सी लगती है। उसे थोड़ा सा डर लगता है और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका पति अजय वहां बेड पर सो रहा था। उसके बाद रिया दोबारा से जैसे कुछ लिखने के लिए जाती है तभी वो अपने साइड में एक छोटी सी बच्चे की आत्मा को देखती है, जिसे देखकर वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। अब रिया अपने पति को जगाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। घबराहट की वजह से वो तो एकदम से सहम जाती है। लेकिन अब उसके अगले ही पल उस बच्चे के साथ उसकी माँ की आत्मा भी उसे दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर तो रिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही पल पता नहीं रिया को क्या हो जाता है। वो आत्मा उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाती है, और अब रिया भी उन आत्माओं के साथ उस टेरेस से कूद जाती है। लेकिन उसके अगले पल हम देखते हैं कि रिया घबराते हुए और चीखते चिल्लाते हुए अपनी नींद से जाग जाती है, यानी कि उसने बहुत बुरा सपना देखा था। अब उसका पति अजय भी चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करते हुए सो जाता है, क्योंकि दरअसल दोस्तों रिया को ऐसे डरावने सपने अक्सर आया करते थे। लेकिन हम यहाँ पर रिया को बहुत ज्यादा घबराए हुए देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम उसी घर में विनोद और संचिता को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं और तभी दरवाजे पर बेल बजती है। कोई न्यूज़पेपर देकर चला गया था, और अब यहाँ पर अजय की भी नींद खुल गई थी तो वो उठकर हॉल में आ जाता है। दरअसल ये सभी लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं। विनोद अजय से पूछता है कि क्या तुम्हारी नींद अच्छी तरीके से पूरी हुई? तो अजय बताता है कि प्रिया कल रात भी बहुत ही बुरा सपना देखकर जाग गई थी। तो विनोद उसे कहता है तुम उसे साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं दिखाते? अजय कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो और ज्यादा टेंशन ले। अगर मैंने उसे वो बीमार है ऐसा कहकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो वो तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। इस तरह से ये लोग बातें करते हुए पेपर पढ़ रहे होते हैं, और तभी उस पेपर में से एक लिफाफा गिरता है। उसमें कुछ पैसे और एमएलए के रिलेटेड पैम्पलेट्स मौजूद होते हैं। तो उसे देखने के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जनता का वोट खरीदने के लिए नेताजी की एक चाल है। तो दोस्तों वही दूसरी तरफ हम उस एमएलए प्रधान को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने अपोजिशन पार्टी की बुराई कर रहा होता है और खुद की पार्टी की तारीफें करने लगता है। कहता है कि इस साल वो उसे ही वोट देकर जिताए तो हम जनता की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। और इस तरह से ये एमएलए प्रधान छुपकर पेपर में लिफाफे भेजकर लोगों में पैसे बांटकर उनका वोट खरीदना चाहता है। अब उसके बाद हम एमएलए को प्रचार के लिए कुछ फोटो खिंचवाते हुए देखते हैं, और वहां पर एमएलए का पीए राजेश एमएलए के सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा होता है। वो सारे इंतजाम टाइम पर कर देता है। फिर एमएलए के पास जाकर कहता है कि कल मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, एक दूसरे शहर में जाकर मैं एक दो दिन बाद वापस लौट आऊंगा। इस तरह से उसे इन्फॉर्म कर देता है। खैर अब उसके अगले सीन में हम अजय और उसके दोस्तों को कैफे में देखते हैं। इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि अजय और उसके दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, और यहाँ पर ये लोग अपनी भी एक फिल्म बनाना चाहते हैं। अजय के पास तो एक बहुत ही शानदार कहानी भी रेडी थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर हम अजय के दोस्त जनार्दन और प्रकाश को भी देखते हैं, और इतने में ही प्रकाश को किसी प्रोड्यूसर के मैनेजर का कॉल आता है। वो प्रकाश से कहता है कि हमारे साहब आप लोगों से बात करना चाहते हैं। आपकी कहानी सुनने के बाद ही वो फैसला करेंगे कि आपके साथ काम करना है या नहीं। तो अब ये बात सुनकर प्रकाश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस मैनेजर को कहता है कि ठीक है आप पता बता दीजिए, हम वहां पर आ जाएंगे।
और प्रोड्यूसर साहब को कहानी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बता देंगे। उसके बाद प्रकाश यही बात अपने दोस्तों को भी बताता है, लेकिन अजय ज्यादा खुश नहीं था। वो कहता है कि प्रोड्यूसर हम जैसा कहते हैं वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाए तो बढ़िया है। दरअसल इससे पहले वो और भी कुछ प्रोड्यूसर के पास गया था, लेकिन उन प्रोड्यूसर ने उसकी कहानी में चेंजेस करने के लिए कहा। कहानी में और ज्यादा मिर्च मसाला और अडल्ट सीन डालने के लिए कहा था, जो कि ये बात अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कहता है कि अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ही फिल्म बना लेते, किसी और प्रोड्यूसर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अब उसके दोस्त कहते हैं कि फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कैसे भी करके प्रोड्यूसर की मदद लेनी होगी, तभी हम फाइनेंशियली इस फिल्म को बना सकते हैं। अब रिया अपने पति अजय से कहती है कि अजय तुम एक बार उस प्रोड्यूसर से मिल तो लो, उसके बाद सोचना कि उसके साथ काम करना है या नहीं। तभी वहां पर बिल देने की बारी आती है तो जनार्दन बिल को चेक कर रहा होता है। अब ये देखकर विनोद उसे कहता है कि ऐसा क्या देख रहे हो, जैसे कि तुम ही पैसे देने वाले हो, चलो वो बिल मुझे दो। अब दरअसल दोस्तों जनार्दन के पास ज्यादातर वक्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर अपने दोस्त विनोद की ऐसी बातें सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अजय और उसके बाकी के दोस्त विनोद को डांटने लगते हैं कि तुम्हें उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं रिया अजय के जाने की पैकिंग कर रही थी। तब वो अजय से कहती है कि जब हम अपना मन पसंदीदा काम दिल से करते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा ही होता है, इसलिए तुम अपना 100% देकर काम करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब तभी यहाँ पर हमें इन दोनों की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल ये दोनों फिल्म लाइन में ही काम करते थे, तो ऐसे ही शूटिंग की जगह पर इन दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा, तो इन दोनों ने बहुत ही खुशी से शादी भी कर ली। अजय रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसकी बहुत ही केयरिंग भी करता है। इसी दौरान अब रिया प्रेग्नेंट हो जाती है। खैर अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं और अजय रिया को बाय कहकर प्रकाश के साथ प्रोड्यूसर से मिलने के लिए चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हम रात को देखते हैं रिया यहाँ पर अपना मुंह वगैरह धो रही होती है, फिर वो चेहरा पोंछने के लिए टॉवल लेती है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक महिला बच्चा लेकर खड़ी थी। दरअसल वो एक आत्मा होती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। अब अचानक ही उस आत्मा को अपने सामने देखकर रिया की तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो तुरंत ही अपने बेडरूम में जाती है, लेकिन फिर से उसे वो आत्मा दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि ये भी बस प्रिया का एक सपना ही था। अब उसके रूम की खिड़की ओपन थी, वो उठकर खिड़की को बंद करती है, लेकिन तभी अचानक उस खिड़की पर किसी के खून के सने हुए हाथ दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उस घर में रहने वाले उसके फ्रेंड संचिता और विनोद को आवाज देती है। अब रिया की घबराई हुई आवाज सुनकर उसके दोस्त तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था रिया उन दोनों को सब कुछ बता देती है कि उसने बाहर खिड़की के पास खून के निशान देखे। तो ये लोग घर के बाहर आकर उस खिड़की पर देखने लगते हैं, तो सच में वहां पर किसी के खून के निशान थे। अब ये लोग आसपास ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, और तभी वहां पर उन लोगों को किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों हम यहाँ पर एमएलए के पीए राजेश को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसके शरीर पर बहुत ही गहरे घाव होने की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अब यहाँ पर विनोद उससे पूछता है कि आप कौन हो और आपकी ये हालत किसने की। तो वो कहता है कि मैं एमएलए प्रधान का पीए हूँ, मेरा नाम राजेश है। और ऐसा कहकर वो अपनी कहानी बताने लगता है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उसके साथ बात करते हुए उसकी बेटी की सांसें फूलने लगी। वो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गई और यहाँ पर गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद राजेश जैसे तैसे करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। अब चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी बेटी को हार्ट की बहुत ही रेयर बीमारी है और वो भी लास्ट स्टेज पर। अगले एक हफ्ते के अंदर अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस ऑपरेशन के लिए लगभग 40 से 50 लाख रुपए लगेंगे और अब डॉक्टर पैसों का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। हम जल्द ही किसी डोनर को ढूंढकर आपकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अब ये सारी बातें सुनकर राजेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब अपनी बेटी को बचाने के लिए राजेश कहता है कि सर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद राजेश एमएलए के पास जाकर अपनी बेटी के बारे में बताता है और उसका ऑपरेशन करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए मांगता है। ये भी कहता है कि मैंने आपके पास इतने सालों से काम किया है, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। तो एमएलए उसे कहता है कि अभी इलेक्शन होने वाला है और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम ही बताओ मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूंगा, वैसे भी मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा कम हैं। अब दरअसल दोस्तों एमएलए के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो अपने पीए राजेश की मदद नहीं करना चाहता था। पर अपनी बेटी को बचाने के लिए राजेश एमएलए के सारे पैसे चुरा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजेश अपनी पत्नी के साथ सारा सामान पैक करके घर से भागने की तैयारी में होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एमएलए को ये बात पता चल जाती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और उसका सीधा शक राजेश के ऊपर ही जाता है। वो तुरंत ही अपने आदमियों को बताकर राजेश को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। तो यहाँ राजेश और उसकी पत्नी अपने घर से भाग रही थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर एमएलए के गुंडे पहुंच जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि राजेश तुमने जितने भी पैसे लिए हैं वो लौटा दो, हमें बता दो तुमने वो पैसे कहाँ रखे हैं।
ऐसा कहकर वो उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर राजेश की पत्नी अपना गला ही काट लेती है और इसी हड़बड़ाहट की वजह से राजेश को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग रास्ते में उसे जैसे तैसे करके पकड़ लेते हैं। उसे बहुत सा मारते पीटते हैं, हथियार से उसके ऊपर वार करते हैं। लेकिन फिर भी राजेश अपनी जान बचाकर रिया के घर के बगीचे में आकर छुप गया था और वो हाथापाई होने की वजह से ही उसके शरीर से इतना खून बह रहा था। अब यहाँ प्रेजेंट में राजेश उन लोगों से कहता है कि प्लीज मेरी आप लोगों से एक विनती है, आप मेरा काम कीजिए, आप लोग मेरी बेटी को बचा लीजिए। पौंडीचेरी जाने वाले रास्ते पर एक बहुत ही पुराना बंगला है, वहाँ पर मैंने 2 करोड़ रुपए छुपा कर रखे हैं। प्लीज तुम लोग वो पैसे लेकर डॉक्टर को दे दो और कैसे भी करके मेरी बेटी का ऑपरेशन करा दो और उसे बचा दो। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो तुम लोग आपस में बांट लेना। इतना कहकर राजेश की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर रिया घबरा गई थी। वो कहती है कि हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हमें तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। लेकिन अब विनोद कहता है कि नहीं, हमें वो पैसे ढूंढकर इसकी बेटी को बचाना ही होगा, क्योंकि वो बाकी के पैसे हमें मिल सकते हैं और वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ऑपरेशन के पैसे हॉस्पिटल में देने के बाद बाकी के पैसे हम आपस में बांट लेंगे और उन पैसों से हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। देखो मैं अजय से बात करता हूँ, तुम लोग बस इस आदमी को दफनाने में मेरी मदद करो। तो अब इस तरह से ये लोग पासे के गार्डन में गड्ढा खोदकर राजेश की लाश को दफना देते हैं। अब यहाँ रात में रिया अपने पति अजय को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके अगले दिन जैसे रिया की आंख खुलती है, वो तुरंत ही फिर से अपने पति अजय को कॉल करने लगती है और उस वक्त हम यहाँ अजय और उसके दोस्त प्रकाश को प्रोड्यूसर के सामने देखते हैं। अजय प्रोड्यूसर को अपनी कहानी डिटेल में बता रहा होता है और प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसका बजट पूछता है। तो तभी यहाँ पर अजय को रिया का बार बार कॉल आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी मीटिंग में डिस्टर्बेंस होने लगता है। लेकिन अजय यहाँ पर रिया का फोन नहीं उठाता और प्रोड्यूसर से कहता है कि सर, आर्टिस्ट लैब और बाकी सब खर्चा पकड़कर ये फिल्म बनाने के लिए बजट 2.5 करोड़ तक जाएगा। सर मेरा यकीन मानिए, ये कहानी बहुत ही बढ़िया है, इससे हम 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यह भी प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी में थोड़े चेंजेस करवाने हैं और बजट भी थोड़ा कम करना होगा। मंजूर है तो बोलो, वरना तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब ऐसी बातें सुनकर अजय को तो बहुत सा गुस्सा आ जाता है और वो भी इस काम को मना करके वहाँ से बाहर निकलता है। उसका दोस्त प्रकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। अब यहाँ पर रिया फिर से अजय को कॉल करने लगती है। अजय उसका कॉल उठाकर उसे डांटने लगता है, कहता है कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा, मतलब कि किसी इंपॉर्टेंट काम में हूँ। तो अब यहाँ पर रिया उसकी कोई भी बात ना मानते हुए उसे कल रात जो हुआ वो सब कुछ बता देती है और ये सब कुछ सुनकर अजय भी शॉक रह जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात तो ये हो जाती है कि ये कॉल क्रॉस कनेक्शन लगने की वजह से रिया की ये पैसे वाली सारी बातें सतीश नाम का एक लड़का सुन लेता है। अब यहाँ पर विनोद अपने दोस्त अजय से कहता है कि देख तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो अजय और प्रकाश वापस घर पर आने के लिए निकलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम एमएलए को देखते हैं, जिसके आदमियों को राजेश नहीं मिला था, इसलिए ये लोग पुलिस में उसकी कंप्लेंट करते हैं और राजेश को अनऑफिशियली ढूंढने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हम उस लड़के सतीश को देखते हैं, वो एक वीडियोग्राफर के साथ काम करता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। तो सतीश ने रिया के जो फोन पर बात सुनी थी वो पैसे की सारी बातें सिद्धार्थ को बता देता है। तो अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस बंगले में जाकर वो पैसे चुरा लेंगे। खैर यहाँ पर हम अजय को देखते हैं जो घर पहुंच जाता है। पहले तो वो अपने दोस्तों को डांटने लगता है कि तुम लोगों को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं इसमें कितना रिस्क है। तब रिया कहती है कि अगर तुम भी यहाँ पर मौजूद होते तो उस आदमी के आंसू देखकर तुम भी पिघल जाते, हमें बेचारे उस बच्चे को बचाना होगा। विनोद भी यही कहता है, हम पैसे ढूंढकर डॉक्टर को दे देंगे और उस राजेश की बेटी को बचा लेंगे और हॉस्पिटल में 40 से 50 लाख रुपए देकर बाकी के जितने पैसे बचेंगे वो सारे पैसे हम आपस में बांट लेंगे या फिर उसका इस्तेमाल फिल्म बनाने के लिए करेंगे। विनोद आगे ये भी कहता है कि उन पैसों के लिए नहीं, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए तो हमें एक काम करना होगा। तो इस तरह से इस मामले पर डिस्कस करने के बाद अजय और प्रकाश भी उस बच्चे को बचाने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद ये लोग तुरंत अपने दोस्त जनार्दन को कॉल करते हैं। तो हम यहाँ पर जनार्दन को देखते हैं, उसके पिताजी उसे डांट रहे थे कि गाड़ी को अच्छी तरीके से चलाना, कहीं उससे खरोच ना आ जाए, तुम्हें तो एक पैसा कमाने की अकल नहीं है, इसलिए संभल कर ड्राइविंग का काम करना। अब उसके दोस्त जनार्दन को कॉल करके सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे एक बंगले में बहुत सारे पैसे हैं और उस पैसों से एक बच्ची को बचाना है। और अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रात को उस बंगले में पहुंच गए थे। अब गाड़ी से उतरकर देखने पर वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। इस पुराने बंगले को देखकर यह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। तो टॉर्च जलाते हुए ये लोग अंदर जाते हैं और सबसे पहले स्विच बोर्ड को ठीक करके लाइट जला देते हैं। और दोस्तों तभी हम यहाँ पर उस सतीश और सिद्धार्थ को भी देखते हैं, यानी कि अब ये लोग भी यहाँ पर पैसे ढूंढने के लिए आ चुके थे। अब ये सभी दोस्त उस पुराने बंगले में अलग अलग दिशा में जाकर उस खजाने को यानी कि पैसों को ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पर हम संचिता को देखते हैं,
वो एक कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर एक डॉल मिलती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी बच्ची की परछाई गुजरती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड विनोद वहाँ पर आता है तो वो उसने जो भी देखा वो उसे बताती है कि अभी अभी यहाँ से कोई परछाई गुजरी, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। लेकिन विनोद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ मत, मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वो लोग दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। तो हम यहाँ पर सतीश और सिद्धार्थ को देखते हैं जो इन लोगों का पीछा करके उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। तो वही दूसरी तरफ हम अजय को देखते हैं, उसे बहुत ही पुरानी कार दिखाई देती है और वो वहाँ पर जाकर पैसों को ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक टनल बना हुआ नजर आता है। वो उसके ऊपर का ढक्कन खोलकर अंदर झाँक कर देखने लगता है, लेकिन इतने में ही अंदर बैठा हुआ कुत्ता उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी लकीली अजय उसे देख लेता है और तुरंत ही टनल को बंद कर देता है, वरना वो कुत्ता उसे काट ही लेता। अब यहाँ पर रिया को दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई दिखाई देती है, वो उन्हें देख रही होती है और तभी हम उसके पीछे छोटी बच्ची की आत्मा को देखते हैं। तभी उस जगह पर कुछ आकर गिरता है और रिया बहुत तक घबरा जाती है, लेकिन इतने में वहाँ पर अजय भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि घबराओ मत, मैं यहाँ पर हूँ ना। तो अब इतने में ही प्रकाश वहाँ पर आकर उन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे अजीब सी चीज दिखाई देती है। तो उस कमरे के जमीन पर 666 ऐसा कुछ लिखा था और एक अलग ही भाषा में कुछ मंत्र वगैरह भी लिखे थे। उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ने पर अजय कहता है कि अरे ये तो लैटिन भाषा है। अब दरअसल अजय लैटिन भाषा सीख रहा होता है तो उसे उस भाषा के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इसलिए वो लिखा हुआ पढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक जैसा रिचुअल किया गया है, ये तो किसी शैतान को बुलाने का मंत्र है। अब ये सब कुछ देखकर अजय घबरा जाता है, अपने दोस्तों से कहता है कि ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ हुआ है, चलो यहाँ से। तो वही इस तरफ संचिता को जनार्दन दिखाई देता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? जनार्दन कहता है कि धूल मिट्टी, पुराना सामान और डरावने कमरे, इसके अलावा इस पुराने बंगले में कुछ भी नहीं है। अब ये लोग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति जनार्दन को घसीटते हुए अंदर ले जाती है। ये देखकर संचिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही अपने दोस्तों को आवाज देती है, बाहर जाकर उन्हें बुलाती है, बताने लगती है कि यहाँ से कोई जनार्दन को घसीटते हुए ले गया। तो वहां पर घसीट कर ले जाते हुए निशान भी होते हैं। तो ये सभी दोस्त मिलकर जनार्दन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तभी यहाँ बाहर एक जगह पर अजय को जना की लाश दिखाई देती है। इतने में ही उसके बाकी के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और ये देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी उनके पीछे संचिता भी उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन उसके पैर पर कुछ लगने की वजह से वो गिर जाती है। अब उसके दोस्त उसे संभालने के लिए उसके पास आते हैं तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गिरा दिया, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। अब ये लोग पीछे मुड़कर जनार्दन की लाश देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अब उसकी लाश वहां पर मौजूद नहीं थी, यानी कि अचानक से वो लाश कहीं गायब हो गई थी। तभी वहां पर वो कुत्ता आता है, उसे देखकर अजय कहता है कि इस कुत्ते से बचकर रहना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो कुत्ता भी उन्हें देखकर काटने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है और ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब ये लोग जैसे तैसे भागते हुए उस कुत्ते को एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं और अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर संचिता कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो अजय कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कहा था कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। देखो अब भुगतो, लेकिन अब हम यहाँ पर आए हैं तो उस बच्चे की जान हमें बचानी ही होगी, कैसे भी करके वो पैसे ढूंढकर डॉक्टर को देने होंगे। तब यहाँ पर विनोद संचिता से कहता है कि ये लो गाड़ी की चाबी, तुम और ये यहाँ से चले जाओ, हम लोग पैसे ढूंढ कर आ जाएंगे। लेकिन संचिता कहती है कि हम लोग साथ में आए थे तो साथ में ही जाएंगे। ऐसा कहकर अब ये लोग फिर से पैसों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब इन लोगों के साथ और भी खतरनाक घटनाएं होने लगती है। रिया एक कमरे में क्रॉस को उल्टा देखकर उसे सीधा करने के लिए जाती है, तो तभी वहां पर उसे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती है जिन्होंने बहुत साल पहले यहाँ पर कुछ रिचुअल्स किया था। वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी और वहां पर किसी शैतानी बच्चों को इस दुनिया में लेकर आई। अब ये सब कुछ देखकर वो डर जाती है। तो वही दूसरे कमरे में अजय को वहां पर एक किताब मिलती है जिसके अंदर शैतान की शक्तियों के बारे में कुछ लिखा था। यहाँ रिया ये सब कुछ देखकर डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। तो उसकी आवाज सुनकर अजय तुरंत ही उसके पास चला जाता है, वो उसे शांत करता है, संभालता है। लेकिन अब इतने में ही उन दोनों को बंगले के अंदर से प्रकाश के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो दोनों जल्दी से दौड़कर अंदर जाने लगते हैं। तो दोस्तों वहां पर किसी ने प्रकाश को जान से मार दिया था। अपने दोस्त प्रकाश को मरा हुआ देखकर ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, उसके दोस्तों को क्यों मार रहा है। अब प्रकाश के मरने के बाद वो लोग विनोद को बताते हैं और इतने में उनके सामने उस सिद्धार्थ नाम के आदमी की लाश गिरती है, यानी कि उससे भी किसी ने मार दिया था। उस अनजान आदमी की लाश देखकर संचिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब वो भी मारी जाएगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड विनोद उसे कहता है कि संचिता भागो मत, रुको, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। इस तरह से वो भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर अचानक ही जब संचिता भाग रही होती है तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिस वजह से वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। संचिता ऊपर
ऊपर देखती है तो उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही दोस्त जनार्दन होता है। असल में वो मरा नहीं था बल्कि यही इन लोगों को एक एक करके मार रहा था। तो अब वो यहाँ पर संचिता को भी जान से मार देता है और तुरंत ही वहाँ पर छुप जाता है। तो संचिता को ढूंढते हुए विनोद वहाँ पर आता है और वो और उसके दोस्त संचिता को मरा हुआ देखकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। संचिता का बॉयफ्रेंड विनोद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही संचिता मर गई। विनोद गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं पर जनार्दन ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आता। तभी यहाँ पर रिया कहती है कि जरूर ये किसी शैतानी आत्मा का काम है, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। विनोद कहता है कि मुझे पता नहीं यहाँ पर कोई आत्मा है या फिर किसी इंसान ने किया है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में सच जानना है। ऐसा कहकर वो अजय के गले लगकर रोने लगता है। तो अजय भी कहता है कि ठीक है, हमें सच्चाई का पता करना ही होगा। तो सबसे पहले ये लोग जितने भी लोग मरे थे उनकी लाशें इकट्ठा करने लगते हैं। अजय और विनोद आखिरी लाश ढूंढने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर रिया अकेली बैठी थी, लेकिन तभी उसे उस बच्ची की और उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। रिया की आवाज सुनकर अजय और विनोद तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं। रिया कहती है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चलो। मैंने अभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ की आत्मा को देखा है, हमें यहाँ से चलना होगा। अब पहले तो यहाँ पर विनोद अपनी संचिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अजय उसे समझाता है कि हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। तो ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जनार्दन को देखते हैं और उसे यही चाहिए था कि ये सभी लोग इस बंगले से चले जाए। उसके बाद वो आराम से बंगले में जो पैसे छुपाए हैं उसे ढूंढ लेगा और वो पैसे अकेले ही रखेगा। उसके बाद हम यहाँ पर उस सिद्धार्थ के साथी सतीश को देखते हैं और जनार्दन ने इसे भी पकड़ लिया था, लेकिन सतीश जैसे तैसे जनार्दन के चंगुल से बचकर भागने लगता है। अब यहाँ इस तरफ हम विनोद को देखते हैं और तभी उसे गाड़ी के अंदर सिगरेट का पैकेट दिखाई देता है। उसे देखकर विनोद को एक बात क्लिक होती है। वो अजय से कहता है कि तुरंत ही गाड़ी रोको। फिर वो उन दोनों को बताता है कि उस बंगले में कोई आत्मा नहीं है, ये देखो, ये सिगरेट का पैकेट जनार्दन का है। जब उसने ये खरीदा था तो ये पूरा भरा था, लेकिन अब ये खाली है और मुझे उस बंगले के अंदर सिगरेट की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन तब मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पक्का वहाँ पर कोई इंसान है जिसने हमारे दोस्तों को मारा है, मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अजय उसे रोकते हुए कहता है कि भले ही आत्मा की बात छुटी हो, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ खतरनाक चीज नोटिस की थी। वो जगह बहुत ही खतरनाक है, न जाने शैतान को बुलाने के लिए वहाँ पर कितने लोगों की बलि दी गई होगी, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। विनोद कहता है कि मैं संचिता के साथ शादी करके पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। कि कहीं तुम्हें भी डर लग रहा है कि तुम रिया को खो दोगे तो तुम मेरे साथ मत आओ, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर ही रहूंगा। तो अजय उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले ही मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को खोया है, तो अब तुम्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो हम दोबारा वहाँ पर जाकर देखेंगे। अब यहाँ बंगले में जनार्दन उस सतीश को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे सतीश मिलता है, लेकिन उन दोनों में हाथापाई होती है। इसी झगड़े में जनार्दन एक टनल के अंदर गिर जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, यानी कि दोस्तों वो पैसे यहाँ पर छुपाए गए थे। उन पैसों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो पैसे उसके अकेले के होने वाले थे। लेकिन अब इतने में ही अजय, रिया और विनोद उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर वो लड़का सतीश दिखाई देता है, लेकिन सतीश उनके पास पहुंचने से पहले ही उसके ऊपर चाकू मारकर कोई उसे मार देता है। अब ये देखकर विनोद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बंगले के अंदर जाकर कहता है कि यहाँ पर जो कोई भी है तुम मेरे सामने आ जाओ, तुमने जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस तरह से विनोद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी अचानक उसका कोई गला काट कर उसे मार देता है। अब अजय वहाँ पर पहुंचता है और अपने दोस्त विनोद को मरा हुआ देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर ना आने के लिए, देखो अब क्या हो गया। और तभी हम वहाँ पर एक दूसरे लड़के को देखते हैं। दरअसल दोस्तों ये जनार्दन का दोस्त होता है जिसका नाम होता है दिनेश, और जनार्दन ही उसे इस बंगले में लेकर आया था। अब जनार्दन भी सामने आता है और अजय अपने दोस्त को देखकर शॉक रह जाता है। जनार्दन उसे बताता है कि मैंने ही तुम सभी लोगों को मार डाला और यहाँ पर आत्मा है ऐसा दिखाकर तुम्हें डराया। मुझे किसी भी हालत में तुम लोगों को यहाँ से भेजना था, लेकिन तुम घबराने के बाद भी जा नहीं रहे थे, इसलिए मुझे तुम लोगों को एक एक करके मारना पड़ा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अजय उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया, ये पैसे मिलने के बाद तुम एक बार कह देते तो ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने तो अपने ही दोस्तों को मारकर 10 साल की दोस्ती खत्म कर दी। तुम इंसान नहीं शैतान हो। इस तरह से अब उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। यहाँ पर अजय सबसे पहले उस दिनेश को मार देता है, उसके बाद वो जनार्दन को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रिया के पास एक छोटी बच्ची की आत्मा आती है और रिया के पेट पर हाथ घुमाती है। तो अचानक रिया के पेट में दर्द होने लगता है और उसका बच्चा मर जाता है। उसका ब्लड भी फ्लो हो रहा था, तो वो दर्द के मारे चिकने चिल्लाने लगती है। ये देखकर अजय उसके पास आता है और इतने में वो कुत्ता वहाँ पर आकर जनार्दन को काट कर मार डालता है। उसके बाद वो कुत्ता शांति से अजय के पास आता है और वो उसे कुछ नहीं करता और वो अजय को जहाँ पर पैसे रखे थे उस जगह पर ले जाता है। दरअसल कुत्ता उन पैसों की हिफाजत कर रहा था। अब अजय उन पैसों को और रिया को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि
टाइम पर हॉस्पिटल में पैसे भरने की वजह से उस बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पर रिया को भी ट्रीटमेंट दिया गया था, तो वो भी हमें ठीक ही दिखाई देती है। अब अजय और रिया उस बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। इस तरह से उस बच्चे को कार में बिठाकर वहां से ले जाने लगते, लेकिन एक कुत्ता उस बच्चे को देखकर भौंकने लगता है। लेकिन उस कार का शीशा ऊपर होने की वजह से उस कुत्ते की भी मौत हो जाती है। और यहाँ डॉक्टर भी जब उस बच्चे की रिपोर्ट चेक करते हैं तो उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। वो अजय को बताने के लिए जा रहे थे कि वो बच्चे बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तभी वहां पर उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। उसका सर कटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर अजय, रिया और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन वो छोटी बच्ची थोड़ा स्माइल करने लगती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि ये बच्ची शैतान थी। उस पुराने बंगले के अंदर कुछ रिचुअल्स वगैरह करके शैतानी शक्तियों को बुलाया गया था, और वो रिचुअल करने के बाद वो बच्ची इस दुनिया में आई थी, और यही बच्ची उस पिया राजेश को मिल गई थी। और अब यहाँ पर उस बच्ची के शैतानी स्माइल के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही हॉरर थ्रिलर फिल्म देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।